हेलो गाइस, इस वीडियो के जो इम्यूनिटी टॉपिक है उसको करेंगे कंप्लीट। तो जितने भी पोर्शन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था उसके आगे जो पोर्शन बचा है इस चैप्टर का वो अभी इस वीडियो में देखेंगे। इनेट इम्यूनिटी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आई बटन में मिलेगी, आप जाकर देख लीजिए। अभी बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बाद में जो आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कभी कभी अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है अपने आप को अडेप्ट कर सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी? ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी अलग पैथोजन के लिए अलग बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिलता है हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के सोर्स में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे देखनी है जो कि अलग होती हैं इनेट इम्यूनिटी से। यहां से सवाल आ सकता है नीट के अंदर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस इम्यूनिटी के पास में एक स्पेशल पावर होती है, वो पावर है मेमोरी की। यानी यहाँ पर इन्फेक्शन जो होता है वो बॉडी याद कर लेती है। तो याद करने से फायदा क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब वो इन्फेक्शन होगा तो बॉडी उससे ज़्यादा एफिशिएंट वे में लड़ पाएगी। तो मेमोरी यहाँ पे शो होती है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है एक, यानी सबसे पहले जब पैथोजन आया तब बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और वैसे ही होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये थोड़ा स्लो होता है और ये जो है वो फास्ट होता है। और ये दोनों इम्यून रिस्पॉन्सेस किसकी वजह से आते हैं? मेमोरी की वजह से आते हैं। पहली बार जब पैथोजन आया यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, और उसके बाद में जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स कब आएगा? जब वो याद कर लेगी हमारी बॉडी कि भाई ये पैथोजन पहले भी आया था। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिसिटी। अभी मैंने बताया था कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये सभी को समान रूप से ट्रीट नहीं करती। तो कुछ स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए, जैसे वायरस के लिए अलग मेथड है, बैक्टीरिया के लिए अलग मेथड है। तो ये स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक माइक्रोब्स होती है। वहां अगर आपको याद हो इनेट इम्यूनिटी में थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। भाई वो बैक्टीरिया, फंगस, सभी, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी को एक ही तरीके से टैकल किया जाता है वहां पे। थर्ड है डाइवर्सिटी। ये जो इम्यूनिटी है ये रिकॉग्नाइज कर सकती है एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पैथोजेंस, यानी इसमें रिकॉग्निशन देखने को मिलता है। ये वायरस, फंगस, प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स, ऐसे बहुत तरीके के पैथोजन जो है उसको रिकॉग्नाइज करने की क्षमता रखती है। रिकॉग्निशन ऑफ वास्ट वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स। इसके बाद में आती है डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है इसके अंदर? ये भाई डिस्क्रिमिनेट कर पाती है, मतलब इसको इतनी समझ होती है कि ये मेरी सेल्फ सेल्स हैं, बिटवीन सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स, या फिर आप एलियन सेल्स भी बोल सकते हो जो बॉडी में बाहर से आई है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखते हैं। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्चुअल में यहां पे हम जो बेसिस है वो है एंटीबॉडी किस तरीके से बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, या फिर बॉडी खुद बना रही है या बॉडी में कहीं बाहर से आ रही है। इसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो टाइप है वो दो टाइप होते हैं भाई। एक है एक्टिव, इसके अंदर बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाती है, और दूसरा है पैसिव, जिसके अंदर एंटीबॉडी बॉडी खुद नहीं बनाती बल्कि बाहर से हम बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डालते हैं। तो इसके अंदर एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड बाय बॉडी इटसेल्फ, यानी अपनी बॉडी अपने लिए खुद ही क्या बना दे? एंटीबॉडी बना दे। और पैसिव के अंदर जो एंटीबॉडी है रिसीव करती है बॉडी बाहर से, रिसीव बाय आउटर सोर्स, किसी बाहर के सोर्स से हमें एंटीबॉडी मिलती है। जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसके अंदर मेमोरी देखने को मिलती है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सा टाइप है जिसके अंदर मेमोरी शो होती है, तो एक्चुअल में मेमोरी जो है वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्रेजेंट होती है। तो इसमें मेमोरी होती है, इसमें मेमोरी नहीं होती। किसमें नहीं होती?
पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नहीं होती। अब एक्टिव और पैसिव दोनों के अंदर फर्दर दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, तो यहां पे मैं करवा देता हूं दोनों टाइप्स। भाई एक हम बोलते हैं कि नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, काफी बड़ा नाम होगा, हो गया। दूसरी है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या फर्क है दोनों में? एक थंब रूल तो बेसिक सेम है, एक्टिव के अंदर एंटीबॉडीज बॉडी खुद बनाएगी। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे नेचुरली कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया जिसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बना दी बॉडी ने। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल है वैक्सीनेशन, मतलब हमने एंटीजन आर्टिफिशियली डाला। देखो जो वैक्सीन का इंजेक्शन लगाते हैं उसमें या तो मैं एंटीजन डाल सकता हूं या मैं वो जो पैथोजन है उसको एक तरीके से एटीन्यूएट करके डाल सकता हूं, मतलब उसकी पैथोजेनेसिटी खत्म कर कर कि भाई मैंने पैथोजन लिया उसको ऐसा क्रिएट कर दिया कि वो अब बीमार नहीं कर सकता लेकिन वो बॉडी में जाकर इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सकता है। तो इसमें इन्फेक्शन नेचुरली हुआ। वैक्सीनेशन में मैंने एक मिमिक करने की कोशिश की है एक मिनी इन्फेक्शन को, ताकि बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करके एंटीबॉडीज बना दे। ठीक है, ये मेथड इसलिए यूज किया है क्योंकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो ज्यादा इंटेंस होता है। अब ये बात करेंगे उसकी। पैसिव के अंदर भी हमें नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने को मिलती है और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने को मिलती है। देखो हमें एंटीबॉडी पैसिव के अंदर आउटसोर्स से मिलेगी, आउटर सोर्स से, मतलब बॉडी खुद नहीं बना रही, कहीं बाहर से मिलेगी। तो नेचुरल के अंदर जो मदर से हमें एंटीबॉडीज मिलती हैं, मदर से हमें दो तरीके से एंटीबॉडी मिलती है। पहली जो है वो है IgG हमें मिलती है क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर फीटस में चली जाती है, और IgA हमें मिलती है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉम से मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल है। आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूं तो भाई मैंने एंटी सीरम का इंजेक्शन दे दिया। व्हाट इज एंटी सीरम? एक ऐसा सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज हैं। तो किसी पर्सन को कोई कंडीशन हुई और मैंने एंटी सीरम का इंजेक्शन उसे दिया तो वो आएगा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहां पे ये टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म होते हैं। एक बार के लिए बात कर लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो यहां पे ग्राफ आता है, उस ग्राफ से हम बेसिकली ये समझते हैं कि बॉडी के अंदर चेंज कितने टाइम में किस लेवल का है। तो ये जो होती है वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमें यहां पे एक्स एक्सिस में लेना है टाइम पीरियड और वाई एक्सिस पे हमें लेना है एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन, यानी बॉडी में एंटीबॉडी कितनी है, एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो बॉडी में कितनी कंसंट्रेशन एंटीबॉडी की है। तो जब पहली बार पैथोजन आता है तो इस तरीके से धीरे धीरे टाइम के साथ में एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो ए जो है यहाँ पे मैं प्राइमरी रिस्पॉन्स शो कर रहा हूँ। थोड़े समय के बाद में वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और एंटीबॉडी की अमाउंट क्या हो जाती है, बॉडी में कम हो जाती है। उसके बाद में फिर से पैथोजन एंटर करेगा और इस बार मेमोरी की वजह से बहुत कम समय में बहुत सारी एंटीबॉडी जो है बॉडी में एंटर कर जाती है। तो दिस इज बी, ये ए, ये है प्राइमरी रिस्पॉन्स और ये है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसमें कम समय में ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है। कौन जिम्मेदार होता है एक्चुअल में? भाई वो कौन सी चीज है, जैसे मैं बोलूं कि भाई इनेट इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार कौन है, स्किन जिम्मेदार है, जो स्लाइवा सिक्रीट होता है उसके अंदर जो लाइसोजाइम है वो जिम्मेदार है, स्टमक के अंदर जो एसिड है, मतलब कोई चीज है जो एक्चुअल में वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्टिव या फिर पैसिव, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये हमें प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एग्जैक्टली हमें मिलती है दो सेल्स की वजह से। एक है बी लिम्फोसाइट और एक है बच्चे टी लिम्फोसाइट। इनकी बात करते हैं, इनका अच्छी तरीके से बाइफर्केशन करते हैं। तो ये बनते कहां पे हैं भाई? ये बनते हैं बोन मैरो में। तो ये हमें बोन मैरो में देखने को मिलेंगे। बोन मैरो के अंदर होती हैं बच्चे स्टेम सेल्स।
ये स्टेम सेल्स हर तरीके की WBC, RBC और जो प्लेटलेट्स होती हैं उन्हें बनाती हैं। तो ये स्टेम सेल से बेसिकली टी सेल्स बनेंगी, यानी टी लिम्फोसाइट बनेगी, और बनेगी बच्चे बी सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट। टी सेल्स जो होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। मुझे टी मेमोरी, टी सप्रेसर, टी किलर, या टी किलर को साइटोटॉक्सिक भी बोल देते हैं, और लास्ट में टी हेल्पर। ये 4 टाइप की टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये जो टी किलर सेल है, ये साइटोटॉक्सिक जो है, ये एक्चुअल में 2 तरीके के केमिकल रिलीज करती है। तो ये सिक्रीशन करती है, यानी सिक्रीट्स। एक तो ये सिक्रीट करती है बेटा लिम्फोटॉक्सिन, एक टॉक्सिन सब्सटेंस होता है जो कि दूसरे सेल को मारने का काम करेगा। और एक है बच्चे परफोरिन, ये एक्चुअल में पोर क्रिएट कर देता है जो भी पैथोजन है उसकी बॉडी में, तो ये मर जाते हैं। ठीक है। टी हेल्पर सेल जो होती है वो एक्चुअल में स्टिमुलेट करती है, मैं प्लस साइन लगा रहा हूं, मतलब ये स्टिमुलेट करती है टी किलर सेल को। देखो, टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट नहीं करेगी तो टी किलर सेल जो है वो काम नहीं करेगी। यही रीजन है कि HIV के अंदर टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ गया, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है टी किलर सेल को कि भाई यहां पे जाकर ये पैथोजन को किल करना है। इसके अलावा टी हेल्पर का एक और फंक्शन होता है, ये एक साइटोकाइन का सिक्रीशन भी करती है। साइटोकाइन याद करो हम किस में पढ़ते हैं, इनेट इम्यूनिटी में पढ़ते हैं, और वो साइटोकाइन का नाम क्या है, लिम्फोकाइनेज। क्या करता है ये लिम्फोकाइनेज? देखो, लिम्फोकाइनेज एक ऐसा सब्सटेंस है, मान लो टी हेल्पर सेल है, इसने पैथोजन देखा और इस पैथोजन को देखने के बाद में इसने लिम्फोकाइनेज इस पे सिक्रीट किया, तो इस लिम्फोकाइनेज की वजह से बाकी जो WBC वगैरह हैं वो इस पैथोजन की तरफ दौड़ी चली आएंगी। तो ये एक तरीका है बॉडी का काम करने का। इसके अलावा टी हेल्पर सेल एक्टिवेट करता है बी सेल्स को भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बी सेल्स अगर मैं बात करूं तो बी सेल भी 2 टाइप की देखने को मिलती है, बी मेमोरी एंड प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है, IgG। IG की फुल फॉर्म होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। IgA, IgM, IgD, IgE। तो ये जो हैं अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज हमें देखने को मिलती हैं। एंटीबॉडीज के ऊपर फुल फ्लेज लेक्चर हमारे चैनल पे है, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, या वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो उनमें उनके सारे फंक्शंस वगैरह, उनकी शेप वगैरह, सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर रखी हैं नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो लिम्फोसाइट के बारे में हमने देखा, अभी हम पढ़ लेते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। सो व्हाट आर लिम्फॉइड ऑर्गन्स? लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पर एक्चुअल में लिम्फोसाइट कोई ना कोई काम कर रही होती है, लिम्फोसाइट के साथ में कोई ना कोई प्रोसेस चल रही होती है, तो लिम्फोसाइट इज एसोसिएटेड विद लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मेरे पास में 2 टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक होता है बच्चे सेकेंडरी। मैं पहले प्राइमरी का फंक्शन बता देता हूं बेटा। यहां पे मैच्योरेशन होता है किसका? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट का, यानी जहां पे मैच्योरेशन देखने को मिले मैं उसे बोलूंगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। एग्जांपल सुन लो, बोन मैरो, बोन मैरो मैच्योरेशन करवाता है बी लिम्फोसाइट का, और थाइमस ये भी एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये मैच्योरेशन करवाता है टी लिम्फोसाइट का। देखो, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के नाम में ये जो बी है, तो ये बी रिप्रेजेंट करता है बोन मैरो को, ये जो टी है ये रिप्रेजेंट करता है अपने थाइमस को, ठीक है। तो ये मैच्योर करते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये साइट ऑफ इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये साइट ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है भाई? देखो, बॉडी के अंदर बोन मैरो, थाइमस में बोन मैरो के अंदर ये बनी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनी, मैच्योर कहां पे हुई? बोन मैरो और थाइमस में हुई। लेकिन पूरी बॉडी में एक तरीके से
इनका प्रेजेंस होनी चाहिए पूरी बॉडी में, जगह जगह पे ये होनी चाहिए, क्योंकि पैथोजन हो सकता है कि भाई बोन मैरो और थाइमस तो एक फिक्स जगह हो गई, पैथोजन तो कहीं दूर भी हो सकता है, बॉडी के किसी ऐसे पार्ट में हो सकता है जो बोन मैरो और थाइमस से दूर हो। जैसे जो आर्मी का बेस होता है वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होता ना, कुछ कुछ जो सोल्जर्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, ताकि अगर इस पार्ट के आसपास कोई अटैक होता है तो यहां से जल्दी ये जो सेल्स वगैरह हैं यानी ये जो सोल्जर है वो वहां पे पहुंच सके। तो इसीलिए ये मैच्योर भले ही बोन मैरो और थाइमस में होती हैं, लेकिन ये आकर रहती हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। तो साइट ऑफ इंट्रैक्शन और या फिर कह सकते हो कि स्टोरेज एक तरीके से करने का काम लिम्फोइड ऑर्गन्स करते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, स्प्लिन, लिम्फ नोड्स। ये जो लिम्फ नोड्स होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, उन लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स रहती हैं, और जिस भी लिम्फ के अंदर अगर कोई पैथोजन देखने को मिलता है तो लिम्फ नोड से वो लिम्फ गुजरेगा। जैसे मान लो ये लिम्फ नोड है और ये लिम्फेटिक वेसल है, तो इसके थ्रू ये गुजरेगा और रास्ते में यहां पे उसे मिलेंगी लिम्फोसाइट्स जो कि पैथोजन को कर देंगी किल। तो एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम यहां पे हो रहा है। इसके अलावा टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स जो होते हैं उनमें भी लिम्फोसाइट्स बहुत अमाउंट में स्टोर्ड होती है। पेयर पैचेस, पेयर पैचेस क्या होता है? पेयर पैचेस एक्चुअल में जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में लिम्फोसाइट्स जमा होती हैं। जैसे ये ल्यूमेन मान लो आप एलिमेंट्री कैनाल का, ये म्यूकोसा होती है, यहाँ पे ऐसे विलाएं वगैरह बनी होंगी, तो ये जो म्यूकोसा है ये यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पैचेस होंगे जिसमें लिम्फोसाइट वगैरह स्टोर हैं, इन्हें मैं बोलूंगा पेयर्स पैचेस। ओके, पेयर पैचेस के अलावा अपेंडिक्स इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्लेस जहां पर हमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। जब लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट करते हैं, प्रोलिफरेट का मतलब क्या है भाई? एक तरीके से अपना नंबर इंक्रीज करना और एक्टिवेट होना। इसमें ज्यादा आपको आपके सिलेबस में नहीं है प्रोलिफरेशन वगैरह, बस एक बीमारी दे रखी होती है तो मैं वो वहां पे समझा रहा हूं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करेंगी? प्रोलिफरेशन करेंगी, अपना नंबर बढ़ाएंगी और एक्टिवेट होंगी। प्रोलिफरेशन का मतलब यहाँ पे दो हैं, पहला नंबर बढ़ाना, इंक्रीज इन नंबर, और दूसरा है एक्टिवेट होना, यानी पैथोजन को किल करने की कैपेबल, मतलब एक्टिवेट होना, स्टिमुलेट होना। तो लिम्फोसाइट जब प्रोलिफरेट करती है तब जाकर वो इफेक्टर सेल बनती है। ये नाम आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इफेक्टर सेल्स। तब जाकर ये क्या बनती है? इफेक्टर सेल्स बनती है, और ये जो है एक्चुअल में परफॉर्म करती है, ये क्या करती है? किल करने का काम करेगी पैथोजन को। ठीक है, तो लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन करती है, इफेक्टर सेल बनाती है। ये जो प्रोसेस है प्रोलिफरेशन की, इसे करवाता है एक एंजाइम जिसका नाम है ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। मैं लिख देता हूं फुल फॉर्म, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। और बच्चे अगर ये एंजाइम नहीं आए बॉडी में, ये किसी वजह से ये एंजाइम नहीं रहा, तो अब प्रोलिफरेशन नहीं हो पाता, तो इसे हम बोलते हैं कंडीशन को ADA डेफिशिएंसी। यानी ADA की खत्म होने की वजह से प्रोलिफरेशन जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा। एज ए रिजल्ट जो ये लिम्फोसाइट है, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट, इनका नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और ये इनएक्टिव स्टेट में बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, तो पैथोजन से लड़ नहीं पाती। तो एक बहुत सीवियर कंडीशन डेवलप हो गई है बॉडी के अंदर जिसमें इम्यूनिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इसे बोला जाता है, इस कंडीशन को स्किड। इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ओके, तो जो स्किड होती है वो एक्चुअल में ADA की कमी की वजह से होती है। ये नाम कहां सुनोगे आप? ये नाम बायोटेक के अंदर सुनोगे आप। बायोटेक के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में बता रखा है कि ADA डेफिशिएंसी जो है उसको जीन थेरेपी के थ्रू सही किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। जितना एक्वायर्ड इम्यूनिटी से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ नीट में नहीं, कोई भी एग्जाम जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, चाहे वो CUET हो या फिर ICAR हो, सारे के सारे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। थैंक यू सो मच।